Hello students, welcome to my channel Train Again. Once again, I'm ready to train again. So let's start. आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th. इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड दो चैप्टर हैं. फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, उसके साथ ही हीटिंग इफेक्ट, और सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा. तो शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में प्रीवियस क्लासेस से मींस 6 to 8 आपने जो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है उससे आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर के बारे में भी आप समझते हैं. तो किसी कंडक्टर मटेरियल के थ्रू ही कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में. तो ये आगे जितने भी प्रोसेस है वो किस तरह से होती है ये आपको अब 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा. ये थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको पहले से है. तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की. इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से पहले हम इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी सर्किट में पास होती है, यानी किसी परिपथ में पास होती है. इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा. जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा ऐसे समझते चलेंगे इससे कि क्या है इलेक्ट्रिक करंट. क्या है कि जितना भी चार्ज यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है या किसी सर्किट से पास हो रहा है या किसी सर्किट के पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है किसी भी सर्किट में. तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसको ईसी लिखेंगे हम. इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं समझना है, ईसी को इलेक्ट्रिक करंट है. ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब अगर हम माने कि किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल I से. तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर Q अपॉन T, यानी यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज या हिंदी में बोले तो आवेश, जितना भी आवेश उस परिपथ से यानी इलेक्ट्रिक सर्किट से पास होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो Q मीन्स चार्ज और T मीन्स टाइम. तो I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ से इसकी यूनिट भी देखते चलते हैं. Q यानी कि चार्ज का यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड. तो इसकी यूनिट क्या बनी इलेक्ट्रिक करंट की, कूलाम पर सेकंड. कूलाम पर सेकंड को जो है वो एम्पियर बोला जाता है. तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर. एम्पियर को कूलाम पर सेकंड भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो अब एक 1 एम्पियर क्या होगा, कभी कभी एम्पियर की भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि एम्पियर क्या होता है. तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, एम्पियर का मतलब ये है कि अगर हम माने कि 1 सेकेंड में यानी यूनिट टाइम में एक चार्ज जो है वो पास हो रहा है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो उसके लिए एम्पियर की जो वैल्यू कितनी आएगी, मींस कितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है, यानी कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है यूनिट टाइम में. तो एम्पियर की डेफिनेशन क्या बनेगी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज पास हो रहा है, इट मींस उस सर्किट में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है. इसको इंग्लिश में आप इस तरह बोल सकते हैं, इफ 1 कूलाम चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इन यूनिट टाइम इट मींस 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन दैट सर्किट. ठीक है, तो इस तरह से एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं. तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड. ठीक है, अब इसी डेफिनेशन यानी इलेक्ट्रिक करंट से ही रिलेटेड तीसरी बात हमें जाननी है. एक बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इसकी फॉर्मूला और इसका एसआई यूनिट. एसआई यूनिट की डेफिनेशन समझ लिया आपने कि एम्पियर क्या होता है. अब आपको देखना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझना है. ईसी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है कि किसी भी सर्किट में 2 टर्मिनल होते हैं, आपको पता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल. तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है.
पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू रेजिस्टर और एनी अदर डिवाइस। उसमें अगर कोई अदर डिवाइस भी कनेक्ट है तो उसके थ्रू भी होके जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, या फिर उसमें कोई रेजिस्टर जुड़ा हुआ है सर्किट में तो उसके थ्रू भी पास होगा। ठीक है, तो इसमें क्या डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब अगली बात हम करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर नाम की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मापा जाता है। अमीटर, ये जो आपको लैब में देखने को मिलेगा, अमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में फिट किए जाते हैं। कैसे फिट किए जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके बारे में, या अभी आगे मैं एक और नाम दूंगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी आप ये समझिए सिर्फ कि अमीटर को जो है इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में फिट किया जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट को नापने का जो है वो डिवाइस होती है, उसका नाम होता है अमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने जाना, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की डेफिनेशन, डायरेक्शन कैसे देखी जाती है इलेक्ट्रिक करंट की, और मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट ये छोटा सा चैप्टर यहाँ का ये एक फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, समझिए। तो इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले चैप्टर में ये सब बातें आपको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ेगा चैप्टर। ठीक है, तो अब दूसरी डेफिनेशन अब हम यहाँ लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों ही डेफिनेशन आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज इस चैप्टर की पढ़ाऊंगी, ये दोनों ही डेफिनेशन जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी आगे के चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लगभग एक ही बात है, मतलब एक ही बात होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लीजिए आपको, या उसको पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए। इसको थोड़ा सा सरल भाषा में इस तरह से समझाती हूँ पहले मैं आपको, उसके बाद इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी। इसको थोड़ा सरल भाषा में इस तरह समझिए कि आप मानिए कि एक कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो अपने आप फ्लो नहीं करता है हॉरिजॉन्टल पाइप में। अगर इस पाइप को हम एक अपर लेवल पर रखे हुए किसी वाटर टैंक से इसको फिट कर दें, इसमें फिट कर दें, तो क्या होगा कि जो पाइप में भरा हुआ जितना भी पानी था वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा इस वाटर टैंक की हेल्प से। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर डिफरेंस रहा। क्योंकि ये आप प्रेशर के बारे में थोड़ा सा लिक्विड चीज़ों के प्रेशर के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि लिक्विड का जो है अपर साइड से लोअर साइड में फ्लो होते हैं, तो यानी कि प्रेशर जो है लिक्विड का ऊपर से नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस मिला। ये ऊपर प्रेशर ज़्यादा था तो वाटर ने जो है पाइप वाले वाटर को प्रेशर दिया और यहाँ से पानी फ्लो होना शुरू कर देता है। तो इसी तरह जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सर्किट में अपने आप फ्लो नहीं होता है जब तक कि उसको, यहाँ प्रेशर की जगह हम क्या टर्म यूज करते हैं, पोटेंशियल, जब तक कि उसको पोटेंशियल ना मिले, यानी कुछ एनर्जी ना मिले, पीछे से पुश ना मिले। तो जब उसको पीछे से जो पुश चाहिए वो जब मिलेगा उसको, तब वो फ्लो करना शुरू होगा। पानी की तरह ही चार्ज भी फ्लो करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब चार्ज फ्लो होगा, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि चार्ज एक जगह से चल के दूसरी जगह तक जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है चार्ज चल के, यानी कि यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। साइंस की भाषा में क्या है कि अगर प्लेस चेंज होगा तो वर्क डन माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वर्क एंड एनर्जी में वर्क का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे यानी कि क्या हो गया, पोटेंशियल मीन्स क्या हो गया कि वो वर्क जो कि हमें करना पड़ता है एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए, वही कहलाता है पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात सरल भाषा में आपको समझ में आई। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह डिफाइन किया जाता है ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कभी कभी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की, इनका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई
अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, कि किसी सर्किट में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाना है, यानी रेफरेंस पॉइंट यानी जहां से शुरू हो रहा है चार्ज चलना, उससे एक स्पेसिफिक पॉइंट तक चार्ज मूव कराना है, तो उसके लिए जितना भी अमाउंट लगेगा वर्क का चाहिए होगा हमें, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जब डिफरेंस आएगा ना पोटेंशियल में, कि पीछे वाला से आगे वाले को थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, तभी तो चार्ज आगे बढ़ेगा ना, पुश मिलेगा एक, तो वही चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, एक ही बात है। तो यहाँ इसको डेफिनेशन को थोड़ा फॉर्मूला की फॉर्म में समझते हैं कि अगर जो वर्क करना पड़ रहा है हमें चार्ज को मूव कराने में या फ्लो कराने में, तो वो वर्क अगर है W और चार्ज तो हमारा है Q, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को ही। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, यानी यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ से इसकी, और यही फॉर्मूला रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q, एक ही बात है। इसकी यूनिट देख लेते हैं, वर्क की यूनिट होती है जूल और Q की यूनिट होती है, यानी कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो क्या बना हमारा यहाँ से यूनिट, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को जो है वो कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, वोल्ट। ये वोल्ट नाम जो है अलेक्जेंड्रो वोल्टा, एक इटैलिक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर ही यहाँ पर ये इस यूनिट को वोल्ट नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने समझा यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब इतना समझने के बाद अब यहाँ पर भी देखिए कि 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, वोल्ट को किस तरह डिफाइन करेंगे आप। अगर हम मान लें कि 1 यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो वोल्ट कितना आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो वोल्ट को किस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी इनिशियल पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट तक हमें यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो वो 1 वोल्ट के बराबर कहलाएगा। ठीक है, ये हो गई वोल्ट की डेफिनेशन, इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके साथ ही यहाँ पर हम मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। मेजरमेंट जैसे कि अभी भी बताया था, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट अमीटर से होता है, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट वोल्ट मीटर से होता है। किससे होता है, वोल्ट मीटर से। अब ये वोल्ट मीटर भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सर्किट में फिट कर दी जाती है, जिस भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस, उतने पोर्शन में ही इसको फिट कर दिया जाता है। यानी कि इसको फिट करने का तरीका जो है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिट किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये ध्यान रखना है, ये दोनों बातें, सीरीज कॉम्बिनेशन में अमीटर लगेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर फिट होगा हमेशा। तो किस तरह सर्किट बना के मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह होगा। देखिए, ये मान लीजिए कोई सर्किट है, इसमें 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। अभी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से बनाते हैं या किस तरह से यहाँ की है, तो जो वोल्ट मीटर है उसको हम इस तरह से फिट करते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से, यानी रेजिस्टर के जस्ट नीचे लगेगा ये, तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहीं अगर अमीटर लगाना है तो अमीटर को किस तरह लगाएंगे, देखिए अमीटर को इस तरह, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि जिस तार से ये जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, उसी तार से अमीटर को जोड़ दिया गया। यहाँ पर अलग तार से इस तरह से जोड़ा गया है। अगर इस रेजिस्टर का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़कर इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो ये जो है वो तरीका होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, इस तरह का कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आगे आपको पढ़ाए जाएंगे अभी समझने के लिए, कि इसको कंप्लीटली आगे समझाया जाएगा। अभी बस यहाँ पर 2 नाम समझ लीजिए आप, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको जोड़ा जाता है। तो ये 2 डेफिनेशन आज के
वीडियो में आपकी रहेंगी, एक तो इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद जो है मैं थोड़े से आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, यानी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं वो हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा सर्किट डायग्राम का। सर्किट डायग्राम में कौन कौन से कन्वेंशनल सिंबल्स यूज होते हैं यहाँ से समझेंगे। तो पहले कंपोनेंट्स के नाम लिख लेते हैं सारे, उसके बाद उनको किस तरह से सिंबलाइज किया जाता है ये बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए कि कौन कौन से कंपोनेंट है, इनको नंबरिंग कर देती हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। इनके सिंबल क्या होते हैं देखिए। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। इसमें ये जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल होती है। ऐसे ही बैटरी, बैटरी आप जानते हैं कि कई सेल्स को मिला के बैटरी बनती है। तो बैटरी को इस तरह से एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन एक लाइन से जुड़े होंगे इस तरह से। 3 या 4 सेल की मान लीजिए बैटरी है ये, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे ही प्लग, प्लग यानी कि स्विच जो लगाया जाता है किसी भी सर्किट में, तो वो ओपन यानी ऑफ की कंडीशन में है तो वो इस तरह से होता है। 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से भी हो जाता है या फिर और करके देख लीजिए, या फिर इस तरह भी होता है। ये सिर्फ खाली ब्रैकेट जैसा बना देते हैं और ये दोनों तार जा रहे हैं सर्किट के, और या फिर इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से। ऐसे ही प्लग क्लोज्ड यानी कि ऑन, सर्किट क्लोज, ओपन सर्किट बोला जाता है क्योंकि स्विच जब ऑन होता है तो ये कनेक्शन वायर का हो जाता है, इसलिए स्विच को ऑफ, स्विच को ओपन सर्किट बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर ओपन और ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ क्लोज्ड और ऑन का मतलब है या तो स्विच ऑन बोलेंगे या फिर क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं उसको। तो स्विच ऑन का सिंबल ये ब्रैकेट वाला सिंबल में ऐसे बीच में एक डॉट रख दिया जाता है, या फिर जो इस तरह का सिंबल बनता है उसमें इसको जोड़ दिया गया है, यानी कि इस तरह से बनता है। ठीक है, और लगा देते हैं बीच में। वायर ज्वाइंट, कि अगर सर्किट में वायर ज्वाइंट होते हैं तो किस तरह से होते हैं ये देखिए। एक बीच में पॉइंट और उससे जितने भी वायर जोड़ रहे हैं तो वहां आगे दिखाए जाएंगे। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर वायर विदाउट ज्वाइनिंग क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को तो ये लूप से इस तरह दिखाए जाते हैं। यहाँ पता चल रहा है कि ये वायर आपस में ज्वाइन नहीं है और इस डॉट से पता चल रहा है कि ये वायर आपस में ज्वाइंट है। ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब तो 2 तरह से दिखाया जाता है, या तो पूरा बल्ब का ही डायग्राम बना होगा छोटा सा इस तरह से ये बल्ब बना होगा, या फिर इस तरह से दिखाया जाता है बल्ब को। ठीक है, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस को किस तरह दिखाया जाता है तो इस तरह से, ये रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस अलग अलग तरह की है, एक सी नहीं है, तो उसको 2 तरह से दिखाया जाता है। या तो इस तरह से दिखाया जाएगा या फिर इस तरह से दिखाया जाएगा, एक एरो इस तरह से लगा हुआ, यानी वेरिएबल है यहाँ रेजिस्टेंस। अमीटर को अभी मैंने बताया था कि गोला बना के उसके अंदर ए लिख दिया जाता है, और वोल्ट मीटर को गोला बना के उसके अंदर वी लिख दिया जाता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि सर्किट में कहाँ कौन सी कंपोनेंट फिट किए गए हैं। तो ये जो है सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, तो सर्किट डायग्राम बनाने में या सर्किट डायग्राम को रीड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको डायग्राम देख के आप समझ जाएंगे कि इसमें किस तरह से क्या समझाया जा रहा है। तो ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। आज के वीडियो में जितने भी चीजें मैंने बताई है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड अमीटर को किस तरह यूज किया जाता है, एम्पियर की डेफिनेशन ये, और सेकेंड पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस, उसके से रिलेटेड वोल्ट की डेफिनेशन, उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, और वोल्ट मीटर को किस तरह से फिट किया जाता है, ये सारी ही जो है इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये जो है सर्किट डायग्राम के सिंबल्स। तो ये जब तक आप याद नहीं करेंगे ये चीजें, तब तक आपको आगे का चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, पहले आप इतना पढ़िए, समझिए और इसको अपने माइंड में बिठाइए और याद कीजिए, मतलब एक तरह से। उसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का लेकर आऊंगी, ओम्स लॉ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।